नमस्कार, इंडिया न्यूज उत्तर प्रदेश उत्तराखंड देख रहे हैं आप और आपके साथ मैं हूं अपूर्वा सिंह। हिंद के रखवालों ने भले ही अभी युद्ध घोषणा किया हो, लेकिन जो संकेत है वो पाकिस्तान की नींद हराम कर रहा है। क्योंकि हिंदुस्तान के लाल पाकिस्तान पर काल बनकर टूटेंगे। आसमान में राफेल की दहाड़, जंग के मैदान में गोला बारूद और जल में ताकत दिखाएगी थल सेना। यह सब बता रहा है कि इस बार जब हिंदुस्तान पाकिस्तान पर अटैक करेगा तो फिर इतिहासकार ही खोजेंगे कि दुनिया में कोई पाकिस्तान नाम का देश भी था क्या। दरअसल पहलगाम में हिंदुओं के रक्त को आतंकियों ने बहाया तो फिर हिंद के रखवालों ने आतंकियों का खात्मा करने की सौगंध खा ली थी। देश की राजधानी दिल्ली से लेकर श्रीनगर तक हलचल तेज होने लगी। आसमान में राफेल दहाड़ने लगे। बॉर्डर पर हिंदुस्तानी जवान आग बनकर आतंकियों पर बरसने लगे। पानी में आतंकियों को मिट्टी में मिलाने के लिए महाप्लान तैयार किया जाने लगा। चूंकि इस बार जंग बड़ी होगी, पाकिस्तान का नामो निशान धरती से मिट जाएगा। जिन्ना लैंड का सफाया हो जाएगा और लाहौर में तिरंगा शान से लहराएगा। चूंकि हिंदुस्तान हर मोर्चे पर एकदम पूरी तरीके से तैयार है और पाकिस्तान को मुंह तोड़ जवाब देने की तैयारी बहुत पहले से ही शुरू हो गई है। पहलगाम हमले के बाद भारत सैन्य ने साजो सामान के जरिए तो युद्ध नहीं किया, लेकिन बिना हथियारों के ही पाकिस्तान पर ऐसा वार किया है कि जंग के मैदान में आए बगैर ही पाकिस्तान की कमर तोड़ दी है। सिंधु जल समझौते को रद्द कर भारत ने ऐसा ब्रह्मास्त्र दागा कि पूरे पाकिस्तान की हालत खराब हो गई। जो लोग भारत सरकार के सिंधु जल समझौते को स्थगित करने का मजाक उड़ा रहे थे, उन्हें अब शायद समझ में आ रहा होगा कि यह फैसला युद्ध से कम मारक नहीं है। भारत की वाटर स्ट्राइक से पाकिस्तान का गला सूख गया है। जुन्ना लैंड की चिंता बढ़ गई है। पाकिस्तान अब बूंद बूंद को तरस रहा है। आलम यह है कि पाकिस्तान में पंजाब प्रांत में जल स्तर घटने से पानी की इस कदर कमी हो गई है कि शहबाज सरकार को किसानों के लिए एक आदेश जारी करना पड़ा है। आदेश जारी करके पाकिस्तान के पंजाब प्रांत 20 मई से पहले धान की नर्सरी लगाने पर रोक लगा दी गई है और पाकिस्तान में इस टेंशन की वजह है जम्मू कश्मीर में बांध के गेट को बंद कर देना। दरअसल भारत एक और तगड़ा वार करते हुए जम्मू कश्मीर में चिनाब पर बने सियाल और बगलिहार बांध के गेट बंद कर दिए हैं, जिसकी वजह से पाकिस्तान जाने वाला चिनाब का जो पानी है वो रुक गया है और वाटर लेवल घटकर 15 फीट रह गया है। ऐसे में चिनाब के लगातार सिकुड़ने से 4 दिन बाद 24 अहम शहरों में 3 करोड़ से ज्यादा लोगों को पीने के पानी के लिए तरसना पड़ सकता है, क्योंकि पाकिस्तान के फैसलाबाद और हाफिजाबाद जैसे घनी आबादी वाले शहरों की 80% जो आबादी है वो पीने के पानी के लिए चिनाब पर निर्भर है। IRSA यानी सिंधु जल प्राधिकरण ने आशंका जताई है भारत के इस कदम से खरीफ की फसलों के लिए पानी में 21% की कमी आएगी। जहां पाकिस्तान की जनता के हाल पानी की कमी से बेहाल है, वहीं जम्मू कश्मीर के लोग भारत सरकार की वाटर स्ट्राइक को बड़ा कदम बता रहे हैं। पानी की रोक पर अपनी खुशी जाहिर कर रहे हैं। आपको बता दें कि पहलगाम आतंकी हमले के बाद भारत ने पाकिस्तान की सबसे बड़ी वाटर सप्लाई को रोकना शुरू कर दिया है। सिंधु जल समझौते के स्थगित होने के बाद भारत ने चिनाब नदी का पानी रोक दिया है। अब सिंधु और जो सिंधु की सहयोगी नदी है झेलम का पानी रोकने की भी तैयारी हो रही है। चिनाब नदी का पानी रोकने के लिए बगलिहार डैम के गेट बंद किए गए हैं। वहीं अगले कुछ दिनों में झेलम का पानी भी किशनगंगा बांध पर रोकने की तैयारी भारत कर रहा है। भारत के इस कदम के बाद से चिनाब का बहाव 90% तक कम हुआ है, यानी पाकिस्तानी इलाके में जाने वाली चिनाब सूखने लगी है। अगर झेलम के साथ ये हुआ तो सिंधु नदी का जल संकट पाकिस्तान को प्यासा मार देगा। तो जिस तरह से भारत की ओर से वाटर स्ट्राइक किया गया है, पाकिस्तान का गला सूखने लगा है। सबसे बड़ी मुसीबत पाकिस्तान के किसानों के लिए शुरू हो गई है और किसानों के लिए पाकिस्तान ने एक आदेश भी जारी कर दिया है और ग्राफिक्स के जरिए भी हम आपको स्थिति बता रहे हैं कि किस तरह से पाकिस्तान को कभी प्यासा मारने की तैयारी कर रहा है भारत, तो कभी डुबा डुबा के मारने की तैयारी कर रहा है। और चारों तरफ से तोड़ने की जो तैयारी भारत ने बहुत पहले से ही शुरू कर दी है।
मॉक ड्रिल होगा। 7 मई को मॉक ड्रिल के भी आदेश दिए गए हैं और एक बड़ा संदेश इस मॉक ड्रिल के जरिए पाकिस्तान को मिलेगा। तो आज इसी खास विषय पर हम चर्चा भी करेंगे। कुछ खास मेहमान भी हमारे साथ जुड़ चुके हैं, सीधे उनका रुख करते हैं। संजीव श्रीवास्तव, विदेश मामलों के जानकार, हमारे साथ जुड़ गए हैं। संजीव जी, बहुत स्वागत है आपका। वीएन झा हमारे साथ जुड़ चुके हैं, रक्षा विशेषज्ञ के तौर पे। वीएन झा जी, बहुत स्वागत है आपका। और अरविंद सिंह तेजावत, विदेश मामलों के जानकार हैं। अरविंद जी, बहुत स्वागत है आपका। सबसे पहले वीएन झा जी, सर आपसे ही शुरुआत करूंगी। देखिए, कल देश भर में मॉक ड्रिल होने वाला है, क्या इसे एक कड़ा संदेश माना जाए पाकिस्तान के लिए? अपूर्वा जी, मॉक ड्रिल पर से कोई ऐसा बहुत बड़ा संदेश नहीं है, क्योंकि इन एयरफोर्स में हमने लगभग 40 साल बिताए हुए हैं जी और लगभग हर साल हम लोग ये मॉक ड्रिल करते हैं। जो कल होने जा रहा है उससे काफी अधिक स्तर पे। जी और इंडियन एयरफोर्स में मैं आपको एक और चीज बता दूं, हमारे यहाँ पे एक टर्म है PAD, पैसिव एयर डिफेंस। ये मॉक ड्रिल से बहुत ज्यादा क्या है, जिसमें कि हम एंटिसिपेट करते हैं कि किस तरफ से आक्रमण आ रहा है दुश्मन का, चाहे जी वो एयरक्राफ्ट से हो चाहे मिसाइल से हो, और उसको जज करना कि क्या चीज आ रहा है और उसका पॉसिबल टारगेट क्या है, और उसके खिलाफ में जो एक प्रिवेंटिव पोस्चर होता है वो अडॉप्ट करना। ये है पैसिव एयर डिफेंस। अगर एक्टिव पे जाए तो हम फिर वो एयरक्राफ्ट को हम ऊपर में मार देंगे, मिसाइल को भी ऊपर में मार देंगे। ये चीजें होती हैं जिसको कि हम लोग हर साल में प्रैक्टिस करते रहे हैं। इसलिए हम लोगों में एक वो स्पेशलिटी आ गई है। जब भी आप ड्रिल की बात करते हैं, चाहे मॉकअप ड्रिल हो चाहे एयर डिफेंस ड्रिल हो, तो उसमें हम लोग भारतीय वायुसेना जो है वो बहुत स्पेशली माहिर है। अब आते हैं ये जो कल होने जा रहा है। जी देखिए, ये कल जनरल अवेयरनेस है पब्लिक के लिए, हम्म क्योंकि ये जो सिविल डिफेंस सिस्टम है, ये देश में तो 1962 से चला आ रहा है, लेकिन लोगों ने उसके ऊपर में ज्यादा ध्यान नहीं दिया है। 71 में रियलाइज किया, लेकिन जब तक रियलाइज किया तब तक ऑलरेडी वॉर शुरू हो चुकी थी, ज्यादा इस पे काम नहीं हुआ। अभी के दिन में जब भारत ने अपने हाथ में ये इनिशिएटिव रखा हुआ है कि हम प्रहार करेंगे, कब करेंगे वो अपनी मर्जी से करेंगे, तो आज के दिन में ये काफी रेलिवेंट है कि हम अपने जनता को इसके लिए प्रिपेयर करें कि चाहे वो ये वॉर का मसला हो, या फिर कोई नेचुरल डिजास्टर आने वाला हो, या कोई सबवर्टिव एक्ट्स में हमारे यहाँ पे कोशिश करें, तो उसके लिए सिविलियंस को कैसे बचना है, कहाँ बचना है, और किस तरह से उनको ट्रेन किया जाए, इसके लिए ये कल का जो एक्सरसाइज ये हो रहा है। इसमें 3 चीजें होगी। एक जी तो आपको अलार्म दिया जाएगा हम्म अलर्टनेस के लिए, कि वो जो सायरन होती है, 2 तरह की सायरन होगी। एक होती है वेलिंग सायरन, मतलब जी ये चलता रहेगा लगभग 2.5 मिनट 3 मिनट तक ये चलता रहेगा। तो इससे जितने लोग जिस भी बिल्डिंग में या कहीं पे हैं, वो उस बिल्डिंग से निकल जाएं और ग्राउंड पे आके, अगर ट्रेंच है तो ट्रेंच में छुप जाएं, या सेमी परमानेंट ट्रेंच है तो उसमें चले जाएं, या फिर कम से कम जमीन पे लेट जाएं। इससे क्या होता है कि अगर मान लीजिए बॉम्ब या मिसाइल या कुछ आके आसपास में कहीं गिरा, तो उसकी एक ट्रैजेक्टरी होती है, वो ऐसे ऊपर की तरफ निकलती है। तो जितने लोग लेटे होंगे हम्म वो इमीडिएट जो शार्पनर से उससे बच जाएंगे। हालांकि ब्लास्ट वगैरह का इफेक्ट होगा, लेकिन शार्पनर से बच जाएंगे, जान उनकी बच जाएगी। और दूसरी जो सायरन होती है, वो जबकि ये थ्रेट खत्म हो जाए, या तो जो एयरक्राफ्ट हमारे पास में आ रही थी उसको पहले ही एयर डिफेंस गन ने खत्म कर दिया हुआ है, या जो मिसाइल आ रहा था उसको इंटरसेप्ट कर दिया गया, खत्म हो गया वो, तब उसके बाद ऑल क्लियरेंस एक सायरन होती है, वो कंटिन्यूअस सायरन होती है। वो बजती रहेगी लगभग एक ही टोन पे 2 मिनट के आसपास में। तो वो कहता है कि अब सब कुछ ठीक हो गया है, आप अपने अपने घर में अपने अपने जगह में चले जाओ। ये 2 सायरन होंगे। उसके बाद जब ये ट्रेनिंग होगी, इसमें लोगों को कुछ चीजें सिखाई जाएंगी, जैसे फर्स्ट एड, दूसरों को कैसे हेल्प करना चाहिए, किसी को चोट लग गई उसको कैसे करना चाहिए, डॉक्टर एम्बुलेंस लेके कहाँ तक जा सकता है, या पैरामेडिक्स एम्बुलेंस लेके कहाँ तक जा सकता है, उसको वहां से एक मेडिकल इंस्पेक्शन रूम में लाएंगे, वहां पे फिर उसको बैंडेज करके इमीडिएट करके फिर नेक्स्ट जो शिफ्ट करेंगे। तो ये एक इवैक्यूएशन प्लान जो है वो वर्कआउट होगी। तो कल चूंकि पहली बार है, कंफ्यूजन होगा, मैं लोगों से अपील करता हूँ जी पैनिक ना करें, ये आपके भलाई ठीक है के सर। लिए है कि आप इन हम्म सब चीजों से अवगत रहें। ठीक है।
संजीव जी, कल कल भी फिर हम इस पूरे विषय पर चर्चा कर रहे थे और हम ये मान रहे हैं कि पाकिस्तान एक तरफ तो बड़ा दुश्मन है ही भारत का, लेकिन कहीं ना कहीं दबी आवाज में ये चीजें भी खुल के सामने आ रही कि चीन भी एक बहुत बड़ा दुश्मन है इस वक्त भारत का, और कहीं ना कहीं पीछे के दरवाजे से चीन पूरी तरह से मदद कर रहा है पाकिस्तान की। और पाकिस्तान की तो हालत हम सब जान रहे सर, पूरी तरह से खस्ता हाल हो गई है। वो अपनी जनता को रोटी कपड़ा मकान तक की जो एक मूलभूत सुविधाएं हैं वो अपने देश की जनता को नहीं दे पा रहे हैं। फिर कितना वो टिक पाएंगे भारत के सामने? देखिए, भारत की जो कन्वेंशनल मिलिट्री माइट हो या ओवरऑल जो मिलिट्री माइट है, अब इसमें कि न्यूक्लियर वेपन्स भी शामिल हैं, वो पाकिस्तान की तुलना में विशाल है, बहुत बड़ा अंतर है। और भारत जाहिर है कि पाकिस्तान के ऊपर पहले भी 4 विजय हासिल कर चुका है। जी। और आज का जो ये जो नया भारत है, वो जाहिर है कि कहीं ज्यादा बड़ी शक्ति रखता है, और वहीं पाकिस्तान की शक्ति लगातार क्षीण हुई है और लगातार पाकिस्तान आंतरिक रूप से कमजोर हुआ है, आर्थिक रूप से कमजोर हुआ है, राजनीतिक रूप से तो शुरुआत से ही अस्थिर रहा है। तो ये जो भारत और पाकिस्तान के बीच का जो डिफरेंशियल है, वो बहुत ही ज्यादा बढ़ चुका है, और ऐसे में पाकिस्तान भारत के समक्ष युद्ध में टिक नहीं सकता है, ये बात बिल्कुल स्पष्ट है। और कोई राष्ट्र अगर उसे मदद वगैरह भी अगर थोड़ी बहुत पहुंचाने की कोशिश करेगा, तो वो उसके लिए बिल्कुल नाकाफी होगी। भारत की जो सुपीरियरिटी है वो ओवरवेलमिंग है। भारत विश्व की 5वीं सबसे बड़ी अर्थव्यवस्था है, जबकि पाकिस्तान कंगाली की स्थिति में है। तो ये जो सारी स्थितियां हैं बहुत ही विकट हैं, और ऐसे में भारत की जो कार्रवाई होगी वो जाहिर है कि पाकिस्तान के ऊपर एक बड़ी विजय के रूप में हम उसको देखेंगे। लेकिन इतना कहने के बाद मैं ये अवश्य कहूंगा कि भारत की जो कार्रवाइयां वर्तमान समय में चल रही हैं, जिसमें कि डिप्लोमेटिक स्ट्राइक, इकोनॉमिक स्ट्राइक, डिजिटल स्ट्राइक की गई है, अंतर्राष्ट्रीय समुदाय में पाकिस्तान को, उसके आतंकी चरित्र को और पहलगाम की आतंकी साजिशों को एक्सपोज करने का भी काम भारत कर रहा है, और FATF और IMF के मंचों से। लेकिन जो आने वाले समय में जो सबसे इंपॉर्टेंट इस कॉम्प्रिहेंसिव स्ट्राइक और कॉम्प्रिहेंसिव रिस्पांस का जो एलिमेंट है, वो है मिलिट्री ऑप्शन। और ये ऑप्शन भी भारत आने वाले समय में किसी भी वक्त में उसको अमली जामा पहना सकता है, जो हमारी रणनीतियां बनाई गई हैं। और भारत की जो ये कार्रवाई होगी, मैं स्पष्ट रूप से कहना चाहता हूं, ये आतंकवाद विरोधी कार्रवाई होगी। इसके बाद यदि पाकिस्तान ने इसका जो रिस्पांस है वो अगर किसी बड़े रूप में करने की कोशिश की, इसको एस्केलेट करने की कोशिश की, तो जाहिर है कि ये भारत और पाकिस्तान को फिर युद्ध में ले जा सकता है, किसी लिमिटेड या ऑल आउट वॉर में भी जा सकता है। लेकिन यदि पाकिस्तान ने ऐसी गलती करने की कोशिश की, तो ये पाकिस्तान के विखंडन का कारण बनेगी। ये पाकिस्तान कई भागों में उसके बाद विभाजित हो सकता है, और यह पाकिस्तान का अस्तित्व भी मिट सकता है, ऐसे भी सिनारियोज बन सकते हैं। तो ये पाकिस्तान के ऊपर निर्भर करेगा कि युद्ध होगा या नहीं होगा। लेकिन जहां तक भारत की अपनी तैयारियों का प्रश्न है, तो भारत अपनी तैयारियां पूरी तरह से फुल प्रूफ रखना चाहता है। अपने नागरिकों को किसी भी तरीके की आपातकालीन स्थिति के लिए भारत तैयार कर रहा है। लेकिन और भारत काउंटर टेररिज्म ऑपरेशन को करने के लिए संकल्पबद्ध तरीके से कार्रवाइयां कर रहा है। आपने देखा सिंधु जल समझौते का जो स्थगन एक बहुत बड़ा निर्णय था, डिप्लोमेटिक और इकोनॉमिक स्ट्राइक थी। अनेकों सोशल मीडिया अकाउंट्स को बैन करना, यूट्यूब चैनल्स को बैन करना, पाकिस्तान के बड़े लीडर्स के सोशल मीडिया अकाउंट्स को बैन करना, ये बड़ी डिजिटल स्ट्राइक है। और सारे डायरेक्ट एंड इनडायरेक्ट इंपोर्ट्स को भारत में पाकिस्तान से जो होते थे उसको पूरी तरह से प्रतिबंधित कर देना। और अब मिलिट्री जो स्ट्राइक होगी वो भी बहुत ही रोबस्ट होगी, एक डिसाइसिव और एक क्रेडिबल जो कार्रवाई भारत करेगा। तो ये स्पष्ट है कि पाकिस्तान के ऊपर एक कॉम्प्रिहेंसिव रिस्पांस भारत कर रहा है। लेकिन ये जो रिस्पांस है, पाकिस्तान ने जो पहलगाम की जो आतंकी घटना की, और एक बेहद कायराना और एक बेहद शैतानी सोच दर्शाई गई। भारत में सांप्रदायिक सौहार्द के माहौल को बिगाड़ने की साजिशें रची गई। क्लैश ऑफ सिविलाइजेशन की शैतानी सोच को इसमें दर्शाया गया। और ये जो आतंकियों ने जो कुछ किया, वो मुल्ला मुनीर के जो विचारों के इम्प्रिंट्स वहां दिखाई देते हैं। तो ऐसे में ये कार्रवाई, और पाकिस्तान ने जाहिर है कि इससे एक बड़ी रेड लाइन क्रॉस की है, जो कि भारत को अनएक्सेप्टेबल है, और भारत इसके खिलाफ कार्रवाई निस्संदेह करेगा। लेकिन आने वाले समय में ये स्थितियां कैसी बनती हैं और पाकिस्तान इसका कैसा रिस्पॉन्ड करता है, उसके बाद भारत का अगला रिस्पॉन्स उस पर डिपेंड करेगा। और यदि पाकिस्तान ने कोई आगे भी गलती की, तो जाहिर है कि ये पाकिस्तान के लिए बहुत भारी साबित होगा, और ये पाकिस्तान के ऊपर
ऐसी किसी स्थिति में भारत सबसे बड़ी विजय हासिल करेगा और ये पाकिस्तान के विखंडन का भी कारण बनेगा। मैं इस बात को जरूर ऐड करना बिल्कुल चाहता हूँ। बिल्कुल संजीव जी। अरविंद जी, सर मैं आपसे समझूंगी क्योंकि देखिए बार बार अटैक की बात की जा रही है, लेकिन वही चीजें हैं सर, हमने इस पे पहले भी कई बार चर्चा की है कि हर लड़ाई हथियार के साथ नहीं लड़ी जाती है, हर लड़ाई सैन्य बल के साथ नहीं लड़ी जाती, कुछ साइलेंट मोड पे भी लड़ाइयां होती हैं, साइलेंट मोड पर भी कुछ कार्रवाई होती है जो इस वक्त भारत कर रहा है। एफएटीएफ की ग्रे लिस्ट में शामिल है पाकिस्तान, फिर भी इस तरह की चीजें, पाकिस्तान न्यूक्लियर वेपन की धमकी दे रहा है, कभी शिमला समझौते की धमकी दे रहा है। अपूर्वा जी, शिमला समझौते की धमकी तो क्या देना है। शिमला समझौते की जो कब्र है वह तो पाकिस्तान पहले भी खोद चुका था। उसका ऐसा कौन सा बिंदु था जिसका उसने उल्लंघन नहीं किया। उसने जो मामले को द्विपक्षीय रखना था वो नहीं रखा। उसने तमाम जो लोगों में इंटरेक्शन और वो सारी चीजें होनी चाहिए थी वो नहीं रखा। तो उसका ताबूत तो वो पहले ही तैयार कर चुका था। उसमें जो कील ठोकनी थी वो रही सही आतंकवाद ने ठोक ही दी थी। तो शिमला समझौते का तो कोई अर्थ ही नहीं रह गया था। दूसरी बात यह कि पाकिस्तान हमें एक ऐसा मूर्ख पड़ोसी मिला है जिसने पिछले आजादी के बाद से वह केवल भारत विरोध पे टिका रहा और उसके जो हुक्मरान थे उन्होंने वहां की गरीब जनता को खूब लूटा, खूब पैसा कमाया। उन्होंने उनके बच्चे विदेशों में पढ़ रहे हैं और इसका जो राष्ट्रवाद का जो पूरा जो झमेला है वो वहां की आम और गरीब जनता को थोप दिया है। वो यही काम भारत में करना चाह रहा था। पाकिस्तान पहलगाम पे वो जो उन्होंने इंसिडेंट किया उसके बाद में वह जम्मू कश्मीर की जो इकोनॉमी है उसको नुकसान पहुंचाना चाह रहा था। खासकर जो टेररिज्म के कारण जो टूरिज्म खत्म हो रहा था वह करना चाह रहा। तो भारत ने ये कहा कि जब आप ये कर रहे तो चलो यही ठीक है, हम आपका सिंधु का पैसा, जो सिंधु जो नदी में जो पानी जाता है वह रोक देंगे, आपकी इकोनॉमी को वैसे ही धक्का लग जाएगा। और अभी देखिए अपूर्वा जी, होने क्या वाला है, युद्ध होंगे। उन्होंने फाइटर प्लेन्स लिए, वो फिर उसके बाद में ड्रोन्स लेंगे। इसका सीधा सीधा फायदा किसको होगा? चीन को होगा जी। और मुझे ये डर है कि अगर पाकिस्तान की कमर बिल्कुल बुरी तरह से तोड़ दी गई तो मुझे लगता है कि कहीं वो चीन की गोद में जाकर नहीं बैठ जाए और चीन फिर उसका बहुत बुरी तरह से इस्तेमाल करेगा और उसका सीधा सीधा नुकसान भारत को होगा। पर अगर वहां के हुक्मरान इस चीज को नहीं समझेंगे तो मुझे लगता है कि हमारे पास और रास्ता क्या है। बिल्कुल, लेकिन अब अरविंद जी वही चीज है सर, इनडायरेक्टली तो जो डीलिंग है वो पाकिस्तान और चीन के बीच में हो रही है। हम आर्थिक स्थिति की बात कर रहे हैं पाकिस्तान के, लेकिन वहां के मंत्रियों की सर सैलरी बढ़ाई जा रही है, 188% वहां पे जो वृद्धि है वो की गई है। फिर ये कैसी आर्थिक स्थिति है पाकिस्तान की? देखिए, आर्थिक स्थिति में तो बहुत ही ज्यादा फर्क है भारत की और उनकी, क्योंकि भारत तो एक काफी बड़ी अर्थव्यवस्था है। पाकिस्तान तो वहां पे न तो उनका फॉरेन रिजर्व इतना ठीक से है, वो बहुत सारी तमाम चीजें हैं। और जो वहां के जो पॉलिटिशियंस हैं जिनकी बात कर रहे हैं वो तो दरअसल रिप्रेजेंटेटिव है ही नहीं पाकिस्तान की आवाम के। इसका रीजन ये है कि वहां केवल जो डेमोक्रेसी का वो जो ढकोसला रचाए हुए हैं, चाहे वो किसी फौजी ताकत के बूते पे वो पीछे से बैकअप हो या कुछ भी हो, तो डेमोक्रेसी वहां रही भी नहीं। और जो बची कुछ जो एरिस्टोक्रेसी है जो डेमोक्रेसी के फॉर्म में आ रही है, मुझे लगता है कि उसमें केवल और केवल जो फायदा है वो वहां के अमीर लोगों को है। वहां की आम जनता को तो केवल झुंझुना पकड़ा दिया गया है। और वहां का नेशनलिज्म भी ऐसा नेशनलिज्म है जो रिलीजन पे बेस्ड है, और जब रिलीजन पे बेस्ड नेशनलिज्म होगा तो उसका तो दुर्गति होना निश्चित है। और पाकिस्तान मुझे लगता है कि यही एक्सपीरियंस कर रहा है। और ऐसी हालात में वहां का जो एक तबका है जिसकी तादाद बहुत कम है, नक्कार खाने में तूती जैसी, तो वो कुछ तादाद में कुछ लोग हैं जो ये कह रहे हैं कि दरअसल जो था वो भारत पाकिस्तान का विभाजन ही गलत था, हमें भारत से शांति रखनी चाहिए। तो उन्हीं लोगों को चुप करने के लिए, क्योंकि उनके लिए खिलाफ स्थितियां ऐसी बन रही थी पाकिस्तान में कि वो उनके खिलाफ काफी बोल रहे थे, उनकी नीतियों के खिलाफ बोल रहे थे, तो उन सबको शांत करने के लिए जो आसिर मुनीर ने एक बेवकूफी भरा भाषण दिया था जिसमें उन्होंने बलूचिस्तान के लोगों के खिलाफ, जो उनकी अपनी आवाम है, उनके लिए वो आदमी कह रहा है कि हम जो 1000-1500 लोग हैं उनको हम ठिकाने लगा देंगे, हम उनसे निपटना जानते हैं। अब आवाम के बारे में कोई ऐसा बोलता है क्या? और उन्होंने भारत के खिलाफ जहर उगला और कहा कि भारत और पाकिस्तान दो राष्ट्र हैं, दो देश हैं। तो ये सारी चीजें हैं जो वो बेवकूफी भरा भाषण है जो आज है और उसके परिणाम
आज पाकिस्तान भुगत रहा है। अपूर्वा जी। जी, बिल्कुल। विपिन झा जी, बलूचिस्तान भी एक तरफ से देखा जाए तो पाकिस्तान के खिलाफ शुरू से खड़ा है और अब बलूचिस्तान की तरफ से अटैक भी किया गया पाकिस्तान की सेना पर। आज भी ये खबर आई है, तो ये दोहरा अटैक है पाकिस्तान पर। जी हाँ, ये दोहरा अटैक है और ये आज पहली बार नहीं हुआ है। तो हम लोग पिछले कई महीनों से देखते आ रहे हैं। कभी बलूच लिबरेशन आर्मी वहाँ पे कर रही है, तो कभी वहाँ पे अफ़गानिस्तान के शह पे वो हो रहा है। लेकिन अभी जो अंतर एक आया हुआ है, वो अंतर ये है कि आज के दिन में बलूच लिबरेशन आर्मी बाकी जो लगभग 7-8 प्रोमिनेंट सेपरेटिस्ट ग्रुप हैं वहाँ, जी। वो उनके साथ में बातचीत कर रही है। मैं ये नहीं दावा कर सकता हूँ कि वो सब एक साथ हो गए हैं, लेकिन बातचीत ज़रूर चल रही है। और अब जबकि पाकिस्तानी आर्मी बलूचिस्तान से अपने आप को विथड्रॉ कर रही है यहाँ पे भारतीय सीमा पर लाने के लिए, आज के दिन में बलूचिस्तान लिबरेशन आर्मी और उनके और जो सहयोगी हैं, उनके लिए एक बहुत बड़ा अपॉर्चुनिटी है, जो कि वहाँ पे पैदा हो सकता है। दूसरी चीज़, देखिए हमारा अटेंशन अभी जो है वो बलूचिस्तान या खैबर पख्तूनख्वा में नहीं है। ये लोग अपनी कार्रवाई करें, भारत उनको मान्यता दे देगा। हम अभी अपनी सेना को वहाँ पे नहीं भेजने वाले हैं, कहीं पे नहीं भेजने वाले हैं, क्योंकि हमारा अटेंशन जो है यहाँ पे जो 2.5 फ्रंट वॉर के लिए जो हम तैयार हो रहे हैं, हमारा अटेंशन यहाँ पे है और हम इसी पे निर्धारित रहेंगे। जो अभी तक जो वॉर की जो क्लाउड दिखाई दे रही है, देखिए क्लाउड जरूर दिखाई दे रहे हैं, लेकिन ये क्लाउड बरसेंगे नहीं बरसेंगे, ये बिल्कुल पाकिस्तान के ऊपर में निर्भर करता है। क्योंकि हम तो जिहादियों के उस ऊपर में स्ट्राइक करेंगे और ये एक अकेला बालाकोट नहीं होगा अपूर्वा। जी। इस बार ये जो अटैक हुआ है, ये अटैक जो पहलगाम की हम लोग बात कर रहे हैं, इसमें तो हम लोग जानते हैं कि वो एलईटी के जो सपोर्टिंग ग्रुप हैं, उन्होंने अटैक किया हुआ है। लेकिन इससे पहले भी बहुत सारे अटैक हुए हैं अपूर्वा। किश्तवाड़ 9 अप्रैल को शायद हुआ था, कठुआ 24 मार्च को हुआ था, सुंदरबानी 11 फरवरी को हुआ था, गुलमर्ग, गंदरबल, अनंतनाग, और काउंट करते जाइए आप, वो इंक्लूडिंग जो कुपवाड़ा में हुआ था, पूंछ, देसा फॉरेस्ट में हुआ था, नाम लेते जाइए। ये पिछले लगभग 1-1.5 साल में बहुत सारे अटैक हुए हैं और इसमें सिर्फ ये जो है एलईटी वो इन्वॉल्व नहीं है। हिजबुल मुजाहिदीन, एलईटी, जैश ए मोहम्मद, हरकतुल जिहाद, हरकतुल मुजाहिदीन, अंसार ग्रुप उनका, अल बद्र, अल जिहाद, ये जो 8-10 जो जिहादी ऑर्गेनाइजेशन हैं जो कि इंडिया सेंट्रिक हैं, इस बार का बालाकोट इन सबों के ऊपर में होगा और इसीलिए समय लिया जा रहा है। क्योंकि इनके जो जो लॉन्च पैड्स में जो जिहादी थे, वो वहां से निकल गए हैं, जो हम लोगों को इंफॉर्मेशन है। कुछ जगह में शायद अभी भी हैं, लेकिन वो वहां से मोस्टली निकल गए हैं। तो इसलिए उन लॉन्च पैड्स के ऊपर में बॉम्ब गिरा के आ जाना, वो भारत सरकार आज के दिन में वो नहीं देख रही है। इंडियन आर्म फोर्सेस वो चीज नहीं देख रही है। वो देख रही है कि कहाँ पे ऐसा अटैक किया जाए कि एक क्रेडिबल अटैक हो और उनको चोट पहुंचे, उनको दर्द होना जरूरी है। और अभी जो पिछले आप 12 दिन से देख रहे हैं कि एक संशय की स्थिति बनी हुई है, ये जी। बनी रहे कुछ दिन और, क्योंकि ये अ, अ, अगर हम लोग बालाकोट के जाएं, पिछली बार जो अटैक हुआ था, तो बालाकोट के अटैक की इमीडिएटली बाद पाकिस्तान ने अपने 6 हवाई जहाज भेजे थे हमारे हिंदुस्तान में, जिसमें से कि वो 4 या 3 बॉम्ब उन्होंने गिराए थे, जो कि कहीं फील्ड में गिरे हैं, कहीं पे और गिरे हैं, उसमें से एक फटा भी नहीं था। तो ये करके वो गए हैं। तो इस बार जब ये क्रेडिबल अटैक होगा, तो आप एक्सपेक्ट कर सकते हैं कि चूंकि पाकिस्तानी आर्मी अपने जिहादियों को संरक्षण देती है, तो वो उनके रिस्पांस के लिए अपनी मिलिट्री या अपनी एयरफोर्स को यहाँ भेजेगी। तो अगर एयरफोर्स को भेजेगी, तो इस बार एक भी उनका हवाई जहाज वापस नहीं जाना चाहिए। इसको एक मंत्र लेके इंडियन एयरफोर्स चल रही है और इसीलिए जो अभी ये समय आप देख रहे हैं कि एयर डिफेंस सिस्टम इतना मजबूत किया जा रहा है कि उनका एक भी एयरक्राफ्ट यहाँ से वापस नहीं जाएगा। जी। एक वो चीज है। और दूसरी जो आपके माध्यम से मैं फिर कहूंगा कि जो पाकिस्तान रैंट कर रहा है कि हमारे पास में ये मिसाइल है, ये एटॉमिक है, क्या पाकिस्तान ये नहीं जानता कि भारत के पास क्या है? अरे उसकी तो मैं कहने में वो वर्ड मुझे थोड़ी सी हिचकिचाहट हो रही है आपके सामने। उसकी तो पैंट के लिए हो जाएगी। भारत के पास में अग्नि है, अग्नि 1, 2, 3, 5,
नाइट स्ट्राइक कैपेबल पृथ्वी 2 और 3 है, प्रलय, अग्नि प्राइम, MR सैम, QR सैम, रुद्रम, शौर्य और अपूर्वा, ये याद रहे, ये शौर्य मिसाइल हाइपरसोनिक मिसाइल है, जी। इसका कोई तोड़ नहीं है। निर्भया, ब्रह्मोस, नाम लेते जाइए आप, और इसके स्क्वाड्रन के स्क्वाड्रन यहाँ पे हैं। इसकी एक अलग कमांड है जो आप लोगों को शायद पता होगा, जिसको हम लोग स्ट्रेटेजिक कमांड फोर्स कहते हैं। तो अगर अगर पाकिस्तान ने गलती की तो उसके बाद उसके ऊपर में कितनी प्रलय होगी, ये शायद पाकिस्तानी अवाम को पता नहीं है। मैं चाहता हूं कि पाकिस्तानी अवाम ये जाने कि अगर मूर्खता की पाकिस्तान के मिलिट्री फौज ने, तो उनके वहां पे अवाम बिल्कुल को सर, क्योंकि कल भी हम इस चीज पर चर्चा कर रहे जी। थे कि सैन्य क्षमता कितनी भारत की है और सैन्य क्षमता कितनी पाकिस्तान की है। टिकना मुझे लग रहा है कि सर नामुमकिन ही है, कोई कंपैरिजन ही नहीं है भारत और कोई पाकिस्तान का। कंपैरिजन नहीं। जी बिल्कुल। संजीव जी, सर आपसे समझूंगी, क्वाड और इंडो पैसिफिक का जो सहयोग भारत को मिल रहा है वो कितना मददगार साबित होगा भारत के लिए आने वाले दिनों में? देखिए, आतंकवाद की जो चुनौती है ये पूरी मानवता के समक्ष एक चुनौती है। क्वाड की जो लीडरशिप है वो इस बात को जानती है और समझती जी। है, चाहे वो भारत हो, ऑस्ट्रेलिया हो, अमेरिका हो, जापान हो, सभी इस बात को जानते और समझते हैं कि आतंकवाद के ऊपर हमें विजय हासिल करनी है। और क्वाड के जो स्टेटमेंट्स आते हैं, ज्वाइंट स्टेटमेंट्स जो आते हैं अनेक बैठकों के बाद, उसमें आतंकवाद के ऊपर लड़ने के लिए भी अपना संकल्प व्यक्त किया जाता है। तो क्वाड की जो ये जो सपोर्ट है वो निसंदेह भारत के साथ बिल्कुल सशक्त तरीके से है, और भारत आतंकवाद के विरुद्ध जो भी कार्रवाई करेगा उसमें क्वाड पूरी तरीके से भारत के साथ खड़ा रहेगा, ये बात स्पष्ट है। और जाहिर है कि भारत की ये जो कार्रवाइयां हैं उसको पूरा विश्व भी समर्थन देगा। इन कहने के बाद मैं ये अवश्य कहूंगा कि आज का ये जो नया भारत है, जैसा कि हम डिस्कस कर रहे हैं, कि एक बहुत बड़ी विशाल महाशक्ति का स्टेटस रखता है, और भारत के जखीरे में हर एक तरीके के वेपन सिस्टम्स हैं और उसको डिलीवर करने की जो क्षमता है। और जाहिर है कि भारत के किसी भी तरीके की आतंकवाद विरोधी कार्रवाई को स्वयं से करने में सक्षम है। कोई विश्व का जो राष्ट्र अपने सहयोग को देता है तो बड़ी अच्छी बात है, लेकिन जहां तक भारत का इस संकल्प का प्रश्न है, तो ये संकल्प उसी तरीके का है जैसा कि इजराइल ने हमास के खिलाफ अपना संकल्प दिखाया था। जी। ये संकल्प उसी तरीके का है जिस तरह से अमेरिका ने ओसामा बिन लादेन को और अयमान अल जवाहिरी को और अबू बकर अल बगदादी को मार गिराने का अपना संकल्प दिखाया था। भारत भी आज उसी संकल्प के साथ काम कर रहा है। भारत आतंकियों को न तो भूलता है, न उन्हें माफ करता है, और उनको जस्टिस तक पहुंचाने के लिए बड़ी से बड़ी कार्रवाई भारत करेगा। और ये जो भारत की कार्रवाई है, ये एक आतंकवाद के विरुद्ध, जो पाकिस्तान प्रायोजित आतंकवाद है, उसके विरुद्ध एक कम्प्रहेंसिव कार्रवाई भारत कर जी, रहा है। और ये ये कार्रवाई आपने बहुत में सही बात कही अपूर्वा संजीव जी, जी, कि भारत अपने दुश्मनों को कभी नहीं भूलता और अपने दुश्मनों की ताकत को जी। भी नहीं भूलता। ये भी जानने की हम हमेशा कोशिश करते हैं कि हमारा दुश्मन हमसे अगर आगे है तो कितना आगे है, हमें और कितना अपग्रेड होने की जरूरत है अपने दुश्मन को मार गिराने के लिए। जी, जी। ये भी आपने एक महत्वपूर्ण पॉइंट रखा है। और जैसा कि हम कहते हैं कि नेवर अंडर एस्टिमेट योर एडवर्सरी और एनिमी, जी। और उनको उसको कभी बहुत कम आंक करके नहीं चलना चाहिए। और इसी हिसाब से आप देखिए तो भारत अपनी जो तैयारियां हैं वो फुल प्रूफ कर रहा है, और हर तरीके के जो डिप्लॉयमेंट्स हैं किसी भी स्थिति को ध्यान में रखते हुए वो किए जा रहे हैं। और अब जो एक मॉक ड्रिल भी है वो उसी का पार्ट है कि भारत अपने राष्ट्र की रक्षा भी करना चाहता है, और किसी भी तरीके की सिचुएशन को डील करने के लिए हम अपने आप को तैयार कर रहे हैं। और जैसा कि ग्रुप कैप्टन झा साहब ने कहा कि हमारे जो एयर डिफेंस सिस्टम्स हैं आज बहुत ही बड़ी शक्ति रखते हैं, S-400 हो या अन्य डिफेंस सिस्टम्स हो, और भारत के जो एयरक्राफ्ट्स हैं वो हर तरीके की काउंटर स्ट्राइक कैपेबिलिटी रखते हैं। तो ये जो पूरी स्थिति है वो भारत के सेनाओं के और पूरी मिलिट्री के जो आत्मविश्वास को बहुत बढ़ाती है, और ये भारत के प्रत्येक नागरिक के आत्मविश्वास को बढ़ाती है। जी। लेकिन ये जो भारत समक्ष ये चुनौती आई है, ये मैं आपके चैनल के माध्यम से ये अपील करना चाहूंगा जनता को, भारत के प्रत्येक नागरिक को, कि ये जो चुनौती है इसका मुकाबला हमें संगठित रूप से करना है और एक सशक्त तरीके से इसका रिस्पॉन्स करना है। जो काउंटर टेररिज्म रिस्पॉन्स है, ये भारत की आत्मा पर किया गया हमला है, और जिस तरीके की
सोच इसमें दर्शाई गई कि भारत की जो सांप्रदायिक तनाव को बढ़ाना और भारत में हिंसा, वैमनस्य और धर्मों के बीच में टकराव को बढ़ाने की जो सोच, घृणित शैतानी सोच जो दिखाई गई, उसका भी हमें जवाब देना है और ये जवाब हमें समग्र रूप से देना होगा। तो मेरा ऐसा मानना है कि इस पूरे जवाब को ये जो नया भारत है प्राइम मिनिस्टर श्री नरेंद्र मोदी के नेतृत्व का, उसे बहुत ही संकल्पबद्ध तरीके से देगा और इस दिशा में पूरा भारतवर्ष आज तैयार है। जी। और भारत को पाकिस्तान प्रायोजित इस आतंकवाद के ऊपर एक बड़ी विजय हासिल करने जा रहा है। लेकिन एक अंत में इस पर आपके सवाल के जवाब में मैं अवश्य कहूंगा कि भारत की जो आने वाले समय की जो कार्रवाइयां हैं, वो अभी तो हम कर रहे हैं, एक कॉम्प्रिहेंसिव कार्रवाई है, लेकिन ये सस्टेन्ड कार्रवाइयां भी होंगी। और इस बात को जिस तरीके से अमेरिका अपने हाई वैल्यू टारगेट्स को नेवर फॉरगेट और नेवर फॉरगिव की नीति से चलता है और जहां कहीं भी उन्हें मौका मिलता है उन्हें जस्टिस तक पहुंचाता है, उसी तरीके की जो सस्टेन्ड जो कार्रवाई है, लॉन्ग टर्म की जो कार्रवाई है, वो भारत सुनिश्चित करेगा। अभी आपने देखा कि तहव्वुर हसन राना को 17 वर्षों के बाद भारत लाया गया है अमेरिका से और उसी तरीके से अनेक कई वांछित आतंकी हैं जिन्होंने भारत में बड़ी घटनाओं को कर रखा है और आज भी ये जो पहलगाम की घटना में उन्हीं आतंकियों का, उसमें लश्कर ए तोयबा का जिस तरीके से हाथ दिखाई देता है, तो अनेक ऐसे वांछित आतंकी हैं जिनको कि भारत जी, लाया जाना है ठीक और है सर। उसको सजा तक पहुंचाना है। तो इस सस्टेन तरीके से भी ये जो भारत है आगे आने वाले समय में कार्रवाइयां जारी रखेगा। लेकिन वर्तमान का जो हमारा फोकस है वो जाहिर है कि पहलगाम को और उसके परपेट्रेटर्स को जी। रिस्पॉन्ड करने का है और वो भारत करने जा रहा है। बिल्कुल। अरविंद जी, देखिए जब इंडस वाटर ट्रीटी को लेकर फैसला आया था सरकार की तरफ से, तब कई बार इन चीजों का विरोध भी हुआ, काफी हल्के में लिया गया था इस फैसले को, कहा जा रहा था कि इससे थोड़े ना पाकिस्तान की कमर टूटेगी, लेकिन आज वही चीजें हम होता हुआ देख रहे हैं। और इस पे सर, क्या सिंधु जल संधि भारत के लिए वाटर लिवरेज बन चुका है, अगर देखा जाए इस हिसाब से तो? देखिए, इसको हमें बहुत ही ठीक तरीके से सोचने की जरूरत है। जी। अगर यह इतना हल्का फैसला होता, इतना कम असर का फैसला होता, तो पाकिस्तान का जो विपक्ष का नेता है बिलावल भुट्टो, वो ये नहीं कहता कि अगर सिंधु में पानी रुका तो हमारा खून बहेगा, जी। या वहां के बहुत सारे जो वहां के पॉलिटिशियंस हैं वो ये नहीं कहते कि अगर वहां पे कोई ऐसा कंस्ट्रक्शन हुआ तो हम उसको नेस्त नाबूद कर देंगे, मतलब वहां पे बम्बार्डमेंट करके हम उसको गिरा देंगे। इसका मतलब तो यह है कि अगर ऐसा पानी रोका जाता है तो इसका असर बहुत व्यापक होगा। पर एक दूसरी वास्तविकता हमें ये देखनी पड़ेगी कि क्या हम इसको तुरंत रोकने की कंडीशन में हैं? तो इसका उत्तर नकारात्मक है कि हम तुरंत तो नहीं कर पाएंगे, पर ये ट्रीटी टूटने से एक हमारे लिए रास्ता खड़ा हो गया है कि हम आगे आने वाले कुछ सालों में हम उस पानी को डाइवर्ट कर सकते हैं और जो पाकिस्तान हमें जहां-जहां नुकसान पहुंचाएगा, हम उसको सबक सिखाने के लिए उसके टर्न में ये कर सकते हैं। दूसरी बात ये है कि पाकिस्तान की जो इकोनॉमी है, वो दरअसल वहाँ के कृषि पे काफ़ी निर्भर करती है और आप जानते हैं कि कृषि के लिए पानी का होना बेहद ज़रूरी है और अगर उसी पानी को रोक देंगे, तो पाकिस्तान को इसका काफ़ी बड़ा खामियाजा भुगतना पड़ेगा। और दूसरा ये जो अभी महत्वपूर्ण है, जो कि हम कर सकते हैं, वो ये है कि हम उसको पानी कब दें और कब छोड़ें। ये जब पूरी तरह से हम पे डिपेंड कर जाएगा, तो पाकिस्तान के साथ हम बहुत सारी चीज़ें ठीक-ठाक कर सकते हैं, हम उनका हिसाब-किताब चुकता कर सकते हैं। जी। तो ये तमाम चीज़ें हैं, जो मुझे लगता है कि हमने उनको बताया है और जिसका असर होना है। बिल्कुल। वीएन झा जी, सर देखिए बार बार पाकिस्तान की तरफ से जिस तरह से न्यूक्लियर वेपन की धमकी दी जा रही थी, तो क्या अब इसे माना जाए कि अब भी ये चीजें भारत के लिए असरदार है, या भारत ने इसे पार पा लिया है? अपूर्वा, न्यूक्लियर धमकी जो है वो अपने जगह में है। ये तो किसी को इसकी चर्चा करनी ही नहीं चाहिए, किसी को भी। जी। क्योंकि हम जानते हैं आज से जो 70 साल पहले जो बम गिराए गए थे या उससे भी पहले, उसकी जो गूंज है अभी भी हिरोशिमा और नागासाकी में दिख रही है। जी। तो आज के दिन में पाकिस्तान के पास में पाकिस्तान जो जिस चीज की बात कर रहा है, अगर मान लीजिए पाकिस्तान के 3-4 शहर या 5 शहर, जैसे लाहौर है, कराची है, पेशावर है, इस्लामाबाद है, मुजफ्फराबाद है, अगर ये 3-4-5 शहर पे अगर मान लीजिए उदाहरण खास्ता अगर एक हाइड्रोजन बम गिर गया,
जो कि भारत उसका अधिकार रखता है। अगर पाकिस्तान ने अपना एन बटन दबाया तो भारत को ये अधिकार बनता है कि वो क्रेडिबल डिसप्रोपोर्शनेट रिटेलिएशन करे। जी। और वो जो सेकेंडरी अटैक जो होगा वो एक बॉम्ब के लिए एक बॉम्ब नहीं होगा। अगर 3-4 भी चले गए पाकिस्तान के ऊपर में तो अगले दिन के नक्शे में विश्व के नक्शे में पाकिस्तान नहीं रहेगा, खत्म हो जाएगा। और हमारे पास में वो नॉर्मल एटॉमिक बम नहीं है, हाइड्रोजन बॉम्ब्स हैं, यहाँ पे फ्यूजन बॉम्ब्स हैं, जिनकी मारक क्षमता जो है वो लगभग 1000 गुना ज्यादा होती है। तो पाकिस्तान एक एक इररिस्पॉन्सिबल स्टेट है, जैसी उसके स्टेटमेंट आ रही है। लेकिन आप जानते हैं ना, एक पागल कुत्ते के ऊपर में आप भरोसा नहीं कर सकते हैं। वो कब काट लेगा, किसको काट जी। लेगा, क्या कर लेगा, इसकी आप पहले से अंदाजा नहीं लगा सकते हैं। तो पाकिस्तान भी ऐसे ही है। वहाँ की जो मानसिकता है, जनमानस है, मिलिट्री है, जिहादी तंत्र है, सब लगभग एक ही तरह की सोचते हैं। तो इसीलिए पाकिस्तान के ऊपर में विश्वास नहीं कीजिए। और कल जो ये जो जो ड्रिल होने जा रहा है, मुझे लगता है कि भारत सरकार उस थ्रेट को सीरियसली ले रही है कि पाकिस्तान एक रैबिड और रोग स्टेट है। हो सकता है कि अगर वो बॉम्ब दबा दिया, हम स्ट्राइक करेंगे, हम पाकिस्तान को खत्म कर देंगे, लेकिन हमारे यहाँ कम से कम क्षति हो, इसके लिए जो कल का जो एक्सरसाइज है, ये शायद मेरे लिए मेरे ख्याल में, मेरे ध्यान में ऐसी आती है कि गृह मंत्री जी ने ये भी सोचा हुआ है। और उनको जो 3 सेना के चीफ हैं, तीनों ने बताया हुआ कि ये एक वल्नरेबिलिटी है कि अगर मान लीजिए गलती से उसने एक छोड़ दिया तो पूरा हमारा शहर बर्बाद ना हो जाए, हमारे जान माल की हानि जो है ज्यादा ना हो, उसको रेस्ट्रिक्ट करने के लिए कल का जो एक्सरसाइज है ये बहुत जरूरी है। लेकिन ये बिना पैनिक क्रिएट किए हुए, बिना किसी और चीज के, ये हो सकता है कि ये जो जो इसकी जो मीटिंग होती है रेगुलर सिविल डिफेंस कमेटी की, ये दशकों से नहीं हुई है, वो हो, लोग इसके लिए अवेयर हों। तो मेरे ख्याल से ये सब चीजों को लेके देखना चाहिए। जी। लेकिन पाकिस्तान ने अगर एन बटन दबाया तो पाकिस्तान का जो खात्मा है इंडियन वर्ल्ड के मैप से, वो होना बिल्कुल एक पॉसिबिलिटी है, क्लियर पॉसिबिलिटी है। लास्ट में एक चीज सिर्फ कह दूं जी। कि ये जरूरी नहीं है कि अगर पाकिस्तान अपना बटन दबाए तो वो जो उनका मिसाइल है यहाँ पहुंच ही जाएगा। अभी आपको श्रीवास्तव ने बताया कि हमारे पास में S-400 है। अरे S-400 तो एक ही है, इसके अलावे पृथ्वी प्रद्युम्न सिस्टम है, अश्विन सिस्टम है, जो कि बैलिस्टिक मिसाइल्स को हवा में एनीथिंग फ्रॉम 35 किलोमीटर टू 150 किलोमीटर ऊपर ही रोक लेगा, उसको ऊपर ही तबाह कर देगा। बराक 8 है, QR सैम है, SR सैम है, और उसके बाद जो पिचोरा सिस्टम है, ओसाका है, स्पाइडर, जी कब, सर। तुंग का, सिल्का और इगला, ये सब जो एयरक्राफ्ट के लिए है, इगला, FIM, विश्रोत, ये विश्रोत तो जो आधुनिकतम जो एक मिसाइल होती है वो DRDO ने बनाई हुई है। तो ठीक है इन सर। सारी चीजों के रहते आप कल्पना ही नहीं कर सकते कि वो मिसाइल हमारे यहाँ पे आएगा, ठीक है। पहले ही ठीक है। ध्वस्त कर दिया जाएगा। बिल्कुल बिल्कुल। हमारे साथ रक्षा विशेषज्ञ के तौर पर पेशवर मोहम्मद अली शाह भी हमारे साथ जुड़ चुके हैं। बहुत स्वागत है सर आपका। पहला सवाल सर आपसे यही होगा, चीन और पाकिस्तान से जुड़ा हुआ सवाल है कि क्या चीन की मदद से सर पाकिस्तान मल्टी थिएटर वॉर के लिए तैयार हो रहा है? बड़ा अच्छा सवाल है आपका और बहुत ही सुलझा हुआ इंटेलिजेंट सवाल है। देखिए, चीन की मदद पाकिस्तान करेगा, पाकिस्तान की मदद चीन करेगा डेफिनेटली, जी। इसमें तो कोई शक की बात है ही नहीं, ठीक है, हम सबको मालूम है। मगर देखिए, पाकिस्तान को सपोर्ट कहां कहां से मिलेगा अगर जंग छिड़ती है तो चीन, मगर क्या वो काफी होगा? क्या वो ही सपोर्ट काफी होगा? अमेरिका जब तक उसको जरूरत है, क्योंकि उसको जरूरत है हिंदुस्तान की, चाहे वजह कोई भी हो, वजह जरूरत हो, कुछ भी हो, फैक्ट इज अमेरिका सुपर पावर हिंदुस्तान के साथ खड़ा हुआ है। जितने भी अन्य अंतरराष्ट्रीय कम्युनिटी है सब इज्जत करती है हिंदुस्तान की, सब हिंदुस्तान की तरफ देख रहे हैं। पाकिस्तान इसीलिए ही खास बिलबिला रहा है, डर रहा है। अब आपको मैं 2-3 चीजें एग्जाम्पल गिनाता हूं मैं। देखिए, आजकल अगर गौर किया होगा, लाइन ऑफ कंट्रोल पे गतिविधियां पाकिस्तान की फायरिंग और बढ़ गई है, वायलेशन ऑफ सीज फायर, अनप्रोवोक्ड। क्यों? ये 2 वजह होती है जब पाकिस्तान वहां से फायर करता है। ये मैं इसलिए कह रहा हूं क्योंकि मैं ऑन ग्राउंड वहां पे सन 2003 से 2005 30 मीटर के फासले पे मैं बाकायदा वहां पे रह चुका हूं। 30 मीटर थे हम लोग,
पाकिस्तान फायर करता था जब उसको अपने इन्फिल्ट्रेटर भेजने थे उग्रवादी, हमको मालूम था अब ये ताकि मुंडिया दबा दो हम अपने घुसपैठी भेजेंगे। दूसरी वजह थी जब वो शक करा था, आशंका करा था कि हिंदुस्तान की सेना शायद यहां से आ सकती है। एक होती है बैट एक्शन, बॉर्डर एक्शन टीम, इसको आज की तारीख में सर्जिकल स्ट्राइक्स कहते हैं, और ट्रांस बॉर्डर रेड वो कहलाती थी उस टाइम पे, या बैट एक्शन। तो अगर सेना आ रही है तो हम वहां पर उस इलाके में फायर कर दें, हम स्पेकुलेटिव फायर को कहते हैं। तो पाकिस्तान पूरा उम्मीद लगा के बैठा हुआ है कि हो सकता है कि हिंदुस्तान आके हमारे पे हमला कर दे, इसलिए वो अनप्रोवोक्ड फायरिंग शुरू कर दी है उसने। जी। उनके चीफ ऑफ आर्मी स्टाफ जनरल आसिम मुनीर, मैं उनको कहूंगा हमने अब तक फेंका भी नहीं है कंकर और आप जा छुपे जाके कहां पे बंकर। तो बात ऐसी है कि क्योंकि वो तो गायब हो गए थे कुछ दिन के बाद, वो बिल्कुल अंडरग्राउंड बंकर में जाके छुप गए थे वो। फिर जब हिंदुस्तान की मीडिया में उनको ललकारा तब जाकर बड़े शेर बनकर एक टैंक पे दिखे, वो लोगों को एड्रेस करते हुए खाकी वर्दी में, अपने पाकिस्तानी वर्दी में। और उस ये टैंक का सेटअप भी था। पोस्टमार्टम भारत ने कर दिया सर, पूरी तरह से। आपने बिल्कुल दुरुस्त फरमाया, थैंक यू, शुक्रिया आप ये कहने के लिए। उस टैंक का भी पोस्टमार्टम हमने कर दिया। उस टैंक पे अगर आप गौर करेंगे एक स्टार प्लेट था, जी। और उस स्टार प्लेट पे 4 स्टार थे, यानी कि एक सेटअप था, इम्प्रॉम्प्टू नहीं था कि वो जोश लाने के लिए गए हैं। ये पहले से तैयारी थी, सेटअप था। ये खड़े होंगे साहब, वहां पर उनके जवान जोश दिखाएंगे और यहाँ पे वीडियो रिकॉर्ड होएगा और ये प्रोपेगेंडा चलाएंगे। वो डरे हुए हैं, उनका परिवार तो भाग गया विदेश। उनके मेंबर ऑफ पार्लियामेंट आपने खुद सुना होगा, वो कह रहे थे अगर और हमला तेज हो जाता है तो मैं भाग जाऊंगा यार, दुम दबा के भाग जाऊंगा, पाकिस्तान छोड़ दूंगा, मैं यूके में भाग जाऊंगा। खबर तो सर ये भी आ रही है कि वहां की सेना ये तक कह रही है कि अगर हमें वॉर के लिए भेजा तो हम रिजाइन कर देंगे। बिल्कुल, इस तरह से तो मोरल डाउन हो गया है वहां की सेना का। हाँ 100%। देखिए जब दो मुल्क लड़ते हैं तो केवल सेना ही नहीं लड़ती, वहां के लोग, दो देश लड़ते हैं। हिंदुस्तान की तैयारी चाहे मिलिट्री तरीके से हो चाहे सिविल तरीके से हो पूरी है, सक्षम है, हम हर तरीके से तैयार हैं। पाकिस्तानी भाग, जब जहाज डूब रहा होता है जी। सबसे पहले जो चूहे होते हैं वो कूद के दुबक के वहां से भागते हैं। तो वही तो हो रहा है पाकिस्तान के अंदर। बिलावल भुट्टो जरदारी सिंधु नदी के किनारे एक बहुत ही घटिया थर्ड रेट वाहियात बयान देते हैं, या तो खून बहेगा या तो पानी बहेगा। है खून किसका? पानी पाकिस्तानियों का। अच्छा, उसके अगले दिन अपने परिवार को भगा देते हैं कनाडा। इनके जो मिनिस्टर हैं, इनके जो जनरल हैं, इनके जो, पाकिस्तान में कोई मिडिल क्लास नहीं है, या तो अपर क्लास बड़े अमीर है या तो मिडिल या लोअर क्लास बहुत गरीब है। अगर जंग छिड़ता है तो कौन मारा जाएगा? वहां की आवाम, वहां की जनता, वहां के निर्दोष लोग, और जो दोषी हैं वो तो फरार। आप देख लीजिए, आप एग्जाम्पल देखिए, पाकिस्तान का कौन सा पूर्व चीफ ऑफ आर्मी स्टाफ पाकिस्तान में बसा है? अब बता दिए, अभी कोई होगा कोई, अब बता दीजिए मेरे को। हर कोई भग जाता है वहां से, भगोड़ा हो जाता है। इनका तो एक जनरल भगोड़ा हो चुका था, जनरल परवेज मुशर्रफ तो भगोड़ा हो गया था बिल्कुल पाकिस्तान छोड़ जी। के। जी। इनके वजीर आजम को देख लीजिए आप, नवाज शरीफ जाते हैं लंदन इलाज कराने के लिए मेडिकल ग्राउंड्स पे, लौट के ही नहीं आते जब तक शहबाज शरीफ पावर में आते हैं, तब जाके बहस होती है। इनके एक हिस्ट्री है 1951 से लेके अब तक। 1951 में लियाकत अली खान का असैसिनेशन हुआ था, उनके पहले वजीर आजम थे। और आप देखिए इनकी हिस्ट्री, इतिहास अपने आप को दोहराता है। और वहां पर इनके वजीर आजम को कौन लेकर आता सत्ता में? पाकिस्तान की मिलिट्री, उनकी आर्मी। आप देख लीजिए जुल्फिकर अली भुट्टो, वो इतना पावरफुल हो गया था कि पूरे पाकिस्तान उसको डैडी के नाम से बोलने लग गया था। उसको लेकर आए थे जनरल अयूब खान, वो बाद में उसको फांसी पे चढ़ाया पाकिस्तान की मिलिट्री में। पाकिस्तानी मिलिट्री ने हाई कोर्ट ऑर्डर के तहत उसको लेजिटिमाइज करने के लिए फांसी पे चढ़ाया। नवाज शरीफ जी। ठीक ये है। 1983 में पंजाब प्रोविंस ऑफ पाकिस्तान के ये फाइनेंस मिनिस्टर भी रह चुके थे। इनको जनरल जियाउल हक लेकर आए। इनको निकाला किसने? पाकिस्तान की मिलिट्री ने। इमरान खान, जनरल बाजवा का सपोर्ट था इनके पीछे। बाद में जनरल बाजवा ने, कहते हैं, एक तमाचा लगाया इनके हेलीकॉप्टर में, इनके लॉन में लैंड करके। बिल्कुल। बिल्कुल सर, मैं बीच में रोकना चाहूंगी सर, फाइनल कमेंट मैं सभी पैनलिस्ट से लेना चाहूंगी। सबसे पहले अरविंद जी, सर आपसे फाइनल कमेंट इस पूरे मुद्दे पर कि जब पाकिस्तान के घर में दाने भी नहीं हैं और पाकिस्तान अब भारत को धमकाने चला है।
ये सच बात है। अगर लड़ाई होती है तो पाकिस्तान की इकोनॉमी बहुत बुरी तरह से ढह जाएगी। जी। पर इसका जो सीधा सीधा जो फायदा होगा वो मुझे लगता है कि चीन और दूसरे देशों को मिलेगा। तो इसमें भारत को क्या निर्णय लेना है वह निर्णय लेगा, पर भारत को इतना ज्यादा तंग किया जा चुका है कि भारत ने एक अपनी नीति बना ली है कि आपकी हर चीज का जवाब देगा। भारत अब शांत बैठने वाले मुल्कों में नहीं है। बिल्कुल अपूर्वा जी। बिल्कुल। संजीव जी, सर वही चीजें हैं यहाँ पे कि पाकिस्तान के घर में दाने नहीं है, भारत को धमका रहा है और इतना ज्यादा तंग कर चुका है वो भारत को पिछले इतने वर्षों से कि अब भारत भी पूरी तरह से अब डिफेंस मोड में नहीं है सर, अब पूरी तरह से अटैकिंग मोड में आ चुका है। देखिए, पाकिस्तान के रूलर्स को, वहाँ की सेना को, वहाँ के जो रियल रूलर्स हैं उनको ये समझ लेना चाहिए कि ये जो बदला हुआ भारत है एक नया भारत है। और जनरल मुनीर जो कि कट्टरपंथियों की तरीके से बात करते हुए नजर आए, उन्होंने एक भारी गलती कर दी है, एक बड़ी भारी भूल की है, रेड लाइन क्रॉस की है। और ये जो हमला पहलगाम का है, ये इस नए भारत को बिल्कुल भी स्वीकार नहीं है। और इसका जो रिस्पॉन्स है, ये नया भारत कंप्रहेंसिव तरीके से दे रहा है, सस्टेन तरीके से भी इसे दिया जाएगा। और आने वाले समय में, पहले भी आप देख चुके हैं, इकोनॉमिक स्ट्राइक, डिप्लोमेटिक स्ट्राइक, डिजिटल स्ट्राइक की जा चुकी है। और उसका जो सबसे इंपॉर्टेंट एलिमेंट है वो मिलिट्री ऑप्शन, मिलिट्री मेजर्स, और जो किसी से समय किसी भी वक्त हो सकता है। तो ये पाकिस्तान को जो उसके किए की जो सजा है, ये भारत निसंदेह देगा। जो कॉस्ट है वो पाकिस्तान पर इम्पोज की जाएगी और उसके लिए भारत संकल्पबद्ध है। बिल्कुल और बिल्कुल पाकिस्तान को बिल्कुल। अली शाह जी, वही चीज है कि चीन तो एक तरह से मोहरे की तरह इस्तेमाल कर रहा है पाकिस्तान को, और अगर पाकिस्तान अब अगर अटैक करता भी है तो जो बची खुची शक्ति है पाकिस्तान की वो तो वैसे ही ढह जानी है। आपने बिल्कुल दुरुस्त बात करी, सटीक बात करी है। देखिए, चीन और पाकिस्तान का रिश्ता कहां तक है? सी पैक, चाइना पाकिस्तान इकोनॉमिक कॉरिडोर, मतलब ही दोस्ती है, कोई दिली दोस्ती नहीं है, कोई मोहब्बत की दोस्ती नहीं है कि हम अनकंडीशनली उनसे मोहब्बत, या चीन उनसे करता है या उन लोगों उनसे करता है ना। पाकिस्तान चीन को अपना बड़ा भाई मानता है। जब पाकिस्तान पे नौबत आई थी तो वही बड़े भाई ने अपना कंसुलेट एक बंद किया था और पीछे मुड़ तेज चल दौड़ के चल किया था। जी। बंद करके भाग गए थे चीन। चीन ने इनसे मुआवजा मांगा जब इनके डैम में चीनी इंजीनियर की मौत हो गई थी। अब कह तो रहे हैं कि चीन इनके साथ खड़ा है, देखते हैं। ठीक ये है, चीन बिल्कुल ना सर। माफी के साथ रोकना चाहूंगी सभी पैनलिस्ट को। देखिए, वक्त हमें इतनी इजाजत दे रहा है आज की चर्चा के लिए। बहुत शुक्रिया आप सभी मेहमानों का, आपने वक्त निकाला और हमारे साथ इस चर्चा में शामिल हुए। तो आज इस चर्चा में हमने ये समझा कि किस तरह से पाकिस्तान तो पूरी तरह से कंगाल हो ही चुका है, चीन के मोहरा बन के नाच रहा है पाकिस्तान। और कल होने वाली जो मॉक ड्रिल है वो एक संदेश भी है पाकिस्तान के लिए, वो एक तैयारी भी है जो ये दिखाती है कि भारत कितनी ज्यादा तैयारी के साथ पाकिस्तान के सामने खड़ा है, आंखों में आंखें डाल के।